चंद्रगुप्त नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह मानता था। वह अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए रात के समय जब सारा नगर गहरी नींद में सो जाता तो वह एक आम आदमी के कपड़े पहनकर अपने चेहरे पर कुछ धूल मिट्टी लगा लेता और फिर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता। कोई उसे भिखारी समझता तो कोई गरीब किसान। बाजारों की गलियों से लेकर गरीबों की बस्ती तक वह हर जगह घूमता, हर किसी की बात सुनता। अगर कहीं किसी पर कोई अत्याचार हो रहा होता या फिर कोई भूख से तड़प रहा होता तो राजा के दिल में बेचैनी बढ़ जाती। अगले ही दिन सुबह जब अपनी शाही पोशाक पहनकर वह फिर से अपने सिंहासन पर बैठता तो वह उन घटनाओं और उन लोगों का न्याय करता जो उसने रात में देखे थे। लोग तो सिर्फ इतना ही जानते थे कि उनका राजा बहुत ही दयालु है, लेकिन कुछ खास वफादार मंत्री ही जानते थे कि राजा रात के समय अपना भेष बदलकर शहर की गलियों में घूमता है और प्रजा के सुख दुख को देखता है। यह सिर्फ उस राजा का राजपाट करने का तरीका नहीं था, बल्कि ऐसा करके वह लोगों के दिलों पर राज भी करता था। उस रात भी राजा रोज की ही तरह अपने नगर की गलियों में भेष बदलकर घूम रहा था। हर गली हर मोड़ पर राजा की नजर थी कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई मजबूर तो नहीं, कहीं किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। अभी वह एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर ही रहा था कि अचानक उसके कानों में धीमे धीमे स्वर में बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए और वह बड़े ही गौर से उन आवाजों को सुनने लगा। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो गली के एक कोने में 4 लोग बड़े ही खुफिया तरीके से आपस में कुछ बातें कर रहे थे। राजा धीरे धीरे उनके नजदीक गया और फिर छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वे चारों असल में शहर के सबसे शातिर और चालाक चोर थे। उनके नाम थे टोनी, मोनू, कुंदन और रिंकू। यह चारों किसी के घर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। टोनी, जो सबसे चालाक और अनुभवी था, अपनी धीमी आवाज में बोला, हमें इस बार बड़ी चालाकी से काम लेना होगा। पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस बार हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना है। कुंदन ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज शहर के सबसे अमीर व्यापारी का सारा माल हमारी झोली में होगा। बस हमें वक्त का बिल्कुल सही अनुमान लगाना है। रिंकू ने चारों तरफ नजरें घुमाई और फिर बोला, जरा धीमे बोलो। मैंने सुना है कि यहाँ के राजा ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं। वह खुद भी किसी गरीब के देश में घूमता रहता है। तब दूसरे चोर ने हंसते हुए कहा, अरे भला राजा हमारा क्या करेगा? वह तो इस समय महल में बड़े आराम से सो रहा होगा। हमें मौका मिले तो राजा के सैनिकों को भी चकमा दे सकते हैं। राजा उन चारों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शहर के शातिर चोरों की टोली यही है। मगर सवाल यह था कि राजा इन्हें रंगे हाथ कैसे पकड़े। रात और गहरी होती जा रही थी। वह गली बिल्कुल सुनसान थी, मगर दूर कहीं पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजा अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी कमर सीधी की, चेहरे पर मुस्कान लाया और धीरे धीरे उन चोरों के नजदीक जाने लगा। वह ऐसे चलने का नाटक करने लगा जैसे कोई आवारा आदमी या फिर किसी दूसरे शहर का कोई अजनबी मुसाफिर हो। जब राजा उन लोगों के पास पहुंचा तो जानबूझकर खांसते हुए बोला, अरे भाइयों, यहाँ पर क्या चल रहा है? रात के इस पहर में इस सुनसान गली में खड़े होकर क्या कोई शिकार पकड़ने की तैयारी हो रही है? अचानक से अंधेरे में किसी अजनबी की आवाज सुनकर चोरों का सरदार टोनी आंखें तान कर बोला, तू कौन है बे? और तुझे क्या लेना देना कि हम कौन है और क्या करने वाले हैं? राजा हल्के से हंसा और अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही तरह हूँ। कौन कहता है कि सिर्फ तुम ही शहर के अकेले उस्ताद हो? मैं भी एक जमाने से यही काम कर रहा हूँ।
जो काम तुम लोग करने की योजना बना रहे हो, बस मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना मैं इस वक्त किसी शाही महल में आराम कर रहा होता। चोरों के सरदार ने सकवरी नजरों से देखते हुए पूछा, अच्छा तो फिर बताओ कि तुमने अब तक कौन कौन से बड़े काम किए हैं? राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, भाई बड़े काम तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर इतना कह सकता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े शिकार किए हैं कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक बार तो मैंने शाही खजाने में हाथ साफ करने की सोची थी, मगर उस वक्त मैं पकड़ा गया। टोनी ने हंसते हुए कहा, वाह है शाही खजाना, तो कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भरता है। दूसरे चोर ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा कि अगर तू इतना ही बड़ा चोर है तो इस बात का सबूत दे। तब राजा ने बड़ी ही चालाकी से उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, भाई सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम लोग मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं अपनी काबिलियत तुम्हें दिखा दूंगा। चारों चोर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर चोरों के सरदार ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज की रात तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उस पर खरे उतरे तो फिर तुम हमारे साथी बनोगे। राजा ने कहा, पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि तुम लोगों में ऐसे कौन से गुण है, ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम इतने बेफिक्र होकर चोरियां करते हो। आखिर जब बड़ा हाथ मारना ही है तो हम सबको अपनी अपनी खासियत का पता होना चाहिए। चारों चोर एक दूसरे को देखने लगे। टोनी सबसे पहले बोला, मुझे सोने चांदी की महक दूर से ही महसूस हो जाती है, इसलिए जब भी कोई बड़ा खजाना चुराना होता है तो मेरी नाक सबसे पहले काम आती है। राजा ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, वाह, तुम्हारे अंदर तो बड़े ही काम का हुनर है। अब दूसरा चोर मोनू आ गया और बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला, मैं जानवरों की आवाज समझ सकता हूँ, मैं कुत्ते बिल्ली घोड़े सबकी बातें सुन सकता हूँ। मोनू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, इसी खासियत के कारण कई बार हमारी जान भी बची है। अब बारी थी तीसरे चोर यानी कुंदन की। उसने अपनी जेब में से एक छोटा सा तार निकाला और बड़े घमंड से बोला, मैं बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता हूँ। अब सबसे आखिर में चौथा चोर यानी रिंकू आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बोला कि मेरा गुण सबसे खतरनाक और काम का है। मैं एक बार किसी आदमी को अंधेरे में भी देख लूं तो फिर उसे दोबारा पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता, चाहे वह अंधेरे में कितनी भी छिपने की कोशिश करे, पर मेरी आंखें उसे फिर भी पहचान लेती हैं। राजा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब रात में अगर किसी को तुम देख लो तो सुबह लाख छिपने की कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हारी नजरें उस आदमी को पहचान ही लेगी। रिंकू मुस्कुराया और उसने हाँ में से हिला दिया। राजा भी यह समझ चुका था कि यह चारों चोर कितने हुनरमंद और शातिर है, मगर साथ ही राजा अपने मन में एक योजना भी बना चुका था। उसने कहा, तो इसका मतलब हमारी टोली अब बहुत ही जबरदस्त है। तो बताओ कि आज की रात किसे निशाना बनाना है। चारों चोर राजा की बातें बड़े ही गौर से सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने गुण और खासियतें बता दिए थे, मगर उनकी आंखों में भी एक सवाल था। टोनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, हम सब ने तो अपने अपने गुण तुम्हें बता दिए, मगर तुमने तो अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम भी बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है। राजा ने कहा, भाइयों, मेरे अंदर जो गुण है वह कुछ अलग है और वह बड़ा ही अनोखा है। अगर हम लोग कभी किसी मुसीबत में फंस जाए या फिर पकड़े जाएं, तो मेरी आंख के एक इशारे से हम लोगों की सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों चोर यह सुनकर चौंक गए। मोनू बोला, क्या सिर्फ नजर के इशारे से सजा माफ हो सकती है? यह तो बड़े कमाल का गुण है। इसका मतलब अगर हम चोरी करते हुए कभी पकड़े भी गए तो हम बच सकते हैं। तब उनमें से एक बोला, भाई, हम में से सबसे अच्छा और सबसे फायदे का गुण तो
तुम्हारे ही अंदर है। अगर तुम हमारे गिरोह में आ जाओ तो हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहेगी। मगर राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, भाइयों, इन छोटी मोटी चोरियों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो सीधा राजा के खजाने पर हाथ साफ करो। वहाँ पर इतनी दौलत मिल जाएगी कि फिर दोबारा कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खाएंगे। यह बात सुनकर उन चारों चोरों की आंखों में लालच चमकने लगा। चोरों के सरदार ने जोश में कहा, हुआ है, यह हुई ना बात। हमें एक ही बार में इतना माल मिल जाएगा कि दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। चारों चोर राजा की योजना पर काम करने के लिए तैयार हो गए। राजा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि यह चारों चोर उसकी चाल में फंस गए। अब वे सभी तेजी से राजा के महल की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरी और सुनसान गलियों से होते हुए महल के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचे। तभी एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनते ही वे सभी चौकन्ना हो गए। रिंकू ने तभी मोनू की तरफ देखा, क्योंकि मोनू ही था जो जानवरों की भाषा समझता था। रिंकू बोला, अरे मोनू, सुनो तो, यह कुत्ता क्या कह रहा है? क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है? मोनू ने कुछ देर तक कुत्ते की आवाज सुनी और फिर अचानक उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। वह बोला, भाइयों, यह कुत्ता कुछ बड़ी ही अजीब सी बात कह रहा है। उसके साथियों ने पूछा, क्या बोल रहा है? जल्दी बताओ। मोनू बोला, यह कुत्ता कह रहा है कि इस समय तुम्हारे साथ इस नगर का राजा चल रहा है। जैसे ही मोनू ने कुत्ते की बात बताई, एक पल के लिए वे सभी लोग हैरान रह गए और परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन तभी कुंदन जोर से हंसने लगा और बोला, यह तू क्या बक रहा है? और फिर चारों चोर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे राजा क्या कोई भिखारी है जो इतनी अंधेरी गलियों में घूमेगा? वह तो इस समय अपने मखमली गद्दों पर आराम कर रहा होगा और तू कह रहा है कि वह हमारे साथ चोरी करने के लिए चल रहा है। उनमें से एक कहने लगा, भाई, लगता है इस बार तुमसे कुत्ते की भाषा समझने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। मोनू बोला, भाइयों, मैं तो वही बता रहा हूँ जो कुत्ता बोल रहा था। शायद यह बात उसने किसी और के लिए कही होगी। तब राजा ने उनसे कुछ नहीं कहा। राजा मन ही मन खुश था कि उसकी योजना सफल हो रही है। चारों चोर अब राजा के महल के अंदर घुस चुके थे, लेकिन किसी के दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में तो लालच तैर रहा था। जैसे ही वह महल में पहुंचे तो टॉमी एक पल के लिए खड़ा हो गया और वहां की मिट्टी सूंघने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला कि खजाना अब ज्यादा दूर नहीं है। खजाने की खुशबू इसी तरफ से आ रही है। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद सभी चोर टॉमी के पीछे पीछे चलने लगे। महल के गलियारों को पार करते हुए वे लोग खुफिया रास्ते से खजाने वाले कमरे के बाहर पहुंच गए, जहां पर एक बहुत बड़ा और मजबूत दरवाजा था, जिस पर एक बहुत भारी ताला लटक रहा था। कुंदन ने अपने तार से वह ताला 10 सेकंड में खोल दिया। वे सभी लोग दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही सबकी आंखें चूंध आ गई। हर तरफ सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और बेशुमार दौलत पड़ी थी। तब एक ने कहा कि भाइयों, अब यह सारी दौलत हमारी हो चुकी है। अब हमारी जिंदगी बहुत ही आराम से कटने वाली है। इसके बाद सभी चोर अपने अपने काम में लग गए। उन सभी ने सोने की असरफियां बोरों में भर ली। जब वह काम पूरा हो गया तो राजा मुस्कुरा रहा था और फिर उसने चारों चोरों से कहा, लूट लो भाई। चोरों ने राजा से कहा, यह तुम्हारा हिस्सा है, तुम भी हमारे साथ आए थे, इसलिए तुम्हें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन राजा ने वह लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ यूं ही आ गया था। टोनी बोला, भाई, इतनी दौलत कौन ठुकराता है? लेकिन राजा ने कहा, दोस्तों, लगता है मेरी किस्मत में
आज यह दौलत नहीं लिखी थी, इसे भी तुम अपने हिस्सों में बांट लो। कुछ सोचकर उन चारों चोरों ने अपने कंधे उचकाए और सोचा कि हमें क्या, अगर यह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाएगा। फिर जल्दी जल्दी वे लोग अपने रुपया गिनने लगे। राजा एक एक करके उनके पास गया और उनसे उनके नाम और पते पूछने लगा कि अगर मैं फिर कभी चोरी की योजना बनाऊं तो तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसने रिंकू से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ रहते हो? चारों इस बात से अनजान थे कि जिसे वे अपना साथी समझ रहे थे वह तो इस नगर का राजा था। इसके बाद वे सभी लोग महल से बाहर निकल गए। चारों अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए, जबकि राजा नगर के अंधेरी गलियों से होता हुआ वापस अपने महल की तरफ चल दिया। उसे तसल्ली थी कि उसकी योजना सही दिशा में काम कर रही है। उसने चोरों को सजा देने के बजाय उनके गुणों की तरफ ध्यान दिया था। वह सोचने लगा कि यह लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके अंदर बड़े ही बेमिसाल गुण हैं। अगर इन गुणों का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह मेरी सेना में सबसे बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। वह सोचने लगा कि टोनी, जिसकी नाक सोने चांदी को सूंघ सकती है, अगर मैं उसे अपने खजाने की सुरक्षा का काम दे दूं तो फिर किसी की क्या मजाल कि वह खजाने में सेंध लगा सके। कुंदन जो हर ताला खोल सकता है, अगर वह हमारे दुश्मनों के किले में घुस जाए तो वह एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। मोनू जो जानवरों की भाषा समझता है, अगर वही हमारे शाही घोड़े और हाथियों की देखभाल करे तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। राजा जानता था कि अभी यह लोग गलत रास्ते पर हैं, लेकिन अगर इन्हें सही रास्ते पर डाल दूं तो यही मेरे सबसे बेशकीमती लोग बन सकते हैं। इस तरह का पक्का इरादा करके राजा अपने महल की तरफ चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह चोरों को सजा नहीं देगा, बल्कि उनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह सूरज निकला तो पूरे नगर में हंगामा मच चुका था कि महल से बड़ी खबर आई है कि राजा का खजाना लूट लिया गया है। सारे मंत्री, सलाहकार और दरबारी महल के दरबार में जमा हो गए। हर तरह बेचैनी थी, हर कोई अपनी सलाह दे रहा था। किसी ने कहा कि जरूर यह कोई बाहर का गिरोह है जो नगर के बाहर से आया है, पूरे बाजार में छानबीन करनी चाहिए। किसी ने कहा शायद महल के अंदर का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है। दरबार में हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था, मगर असली जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ बड़ी ही शांति से यह सब कुछ सुन रहा था। फिर अचानक उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उठाया और बोला, मुझे अपने नगर के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूँ कि यह चोरी किसने की है और वह चोर इस वक्त कहाँ पर है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे मंत्री और सिपाही राजा की तरफ हैरानी से देखने लगे। एक मंत्री ने झुककर कहा कि महाराज, क्या सचमुच आपको चोरों के बारे में पता है? तब राजा ने बताया कि उन चोरों के नाम टोनी, कुंदन, मोनू और रिंकू है और वह कहाँ रहते हैं यह भी मुझे जानकारी है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा ने अपने सिपाही को बुलाया और उनसे कहा कि हर एक चोर अपने अपने ठिकानों पर मिलेगा, उन्हें पकड़ो और मेरे सामने हाजिर करो। इतना कहकर राजा ने उन चोरों के पते ठिकाने सिपाहियों को बता दिए। सिपाही तुरंत हरकत में आ गए। सिपाहियों की अलग अलग टुकड़ियां शहर के अलग अलग हिस्सों में उन चोरों को पकड़ने के लिए पहुंच गई। थोड़ी देर की मेहनत के बाद चारों चोरों को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया गया। अब चारों चोर दरबार में रस्सियों से बंधे हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे हैरान लग रहे थे कि उनके नाम और ठिकाने इस तरह से राजा के पास कैसे पहुंच गए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अचानक रिंकू, जो कि अंधेरे में देखने की काबिलियत रखता था, उसकी नजर राजा के चेहरे पर पड़ी।
वह राजा को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगा, जैसे कि किसी पहेली का हल ढूंढ रहा हो। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, अरे यह तो वही है। उसके दिमाग में पिछली रात की पूरी घटना तेजी से घूमने लगी। वह बोला, वही चाल, वही आवाज, वही अंदाज और वही चेहरा। यह तो वही आदमी राजा के रूप में हमारे सामने है। उसने घबराकर बाकी साथियों की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, यह तो वही है, हमारा 5वां साथी जो रात को हमारे साथ खजाना लूटने के लिए आया था। यानी कि वह कुत्ता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वह 5वां आदमी कोई और नहीं बल्कि राजा खुद था। तीनों चोरों ने रिंकू की बातों को नकार दिया। मोनू बोला, तू तो पागल हो गया है। यह कैसे हो सकता है कि राजा खुद अपने खजाने की चोरी करवाने के लिए हमारे साथ आए। लगता है तूने कोई नशा कर लिया है। और अगर यह सच में राजा होता तो क्या यह अपने खजाने को अपने ही सामने चोरी करवाता? रिंकू अभी तक राजा को ही घूर रहा था। रिंकू थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसकी आंखों में किसी तरह का कोई संदेह नहीं था। उसने सीधे राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, मैंने कहा था कि मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं उसे दोबारा कभी भूल नहीं सकता, और आज भी मैं अपनी खासियत आपको दिखा सकता हूँ। फिर रिंकू बोला, आपके वादे के मुताबिक अब आपका हुनर आपको बताना है महाराज। यह सुनते ही दरबार में हलचल सी मच गई, लेकिन राजा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। फिर राजा ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। उसने अपनी आंखों से इशारा किया और फिर राजा ने कहा कि इन्हें चारों चोरों को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह लोग चोर ही नहीं बल्कि बहुत ही गुणवान आदमी है। कल रात की पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इसके बाद राजा ने कल रात की सारी घटनाएं अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को सुना दी कि कैसे वह खुद चोरों के साथ चोरी करने के लिए गया, और फिर एक एक करके उन चोरों के नाम और पते बताए। राजा ने उन चोरों की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम चारों बहुत हुनरमंद हो। तुम सबके अंदर ऐसे गुण है जो किसी भी राज्य के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। अगर तुम लोग मुझे वचन दो कि अब से तुम अपनी सारी काबिलियत देश की भलाई में लगाओगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दूंगा। चारों चोर राजा की बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत राजा के सामने सिर झुका दिया और कहा, महाराज, हम आज से कसम खाते हैं कि हम अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में लगाएंगे। हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि तुम लोग चोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ही अनमोल गुण है और यही काबिलियत तुम हमारे देश की भलाई में लगा दो तो तुमसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। टोनी, जिसकी नाक सोने चांदी को सूंघ सकती थी, राजा ने उसे अपने खजाने का मुख्य रक्षक बना दिया ताकि कोई भी खजाने में सेंध न लगा सके। कुंदन, जो बिना चाबी के सारे ताले खोल देता था, उसे शाही खजाने का पहरेदार बना दिया। मोनू, जो जानवरों की भाषा समझता था, उसे महल के अस्तबल में काम कर रहे नौकरों का मुखिया बना दिया गया। और रिंकू, जो कि अंधेरे में भी किसी को भी पहचान सकता था, राजा ने उसे अपने महल का मुख्य पहरेदार बना दिया ताकि वह महल में घुसने वाले हर दुश्मन को दूर से ही पहचान सके। अब चारों चोर, जो कभी अपनी चोरी के लिए बदनाम थे, अब वह अपने गुणों के कारण राजा के सबसे खास आदमी बन चुके थे। समय गुजरा और वही चारों चोर राजा के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बन गए। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि इंसान की पहचान उसके गुजरे हुए कल से नहीं बल्कि उसके वर्तमान से होती है। जरूरी यह नहीं कि हमने कहां से चलना शुरू किया था, बल्कि जरूरी यह है कि हमें पहुंचना कहां है। अगर इंसान अपनी सही काबिलियत को पहचान कर उसे सही रास्ते पर लगा दे तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में
एक दूसरा मौका जरूर मिलता है। जरूरत है सिर्फ उस मौके को पहचानने की और उसका फायदा उठाने की, जैसा कि उन 4 चोरों ने किया। इसके साथ ही हर इंसान में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं, लेकिन पार के आदमी वही है जो किसी दूसरे की बुराइयों को नजरअंदाज करके उसकी खूबियों का फायदा उठाकर उसे सही रास्ते पर लगा दे। दोस्तों, राजा चंद्रगुप्त की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में गुण होते हैं, जरूरत सिर्फ उन्हें पहचानने और सही दिशा देने की होती है। 4 चोर जो अपराधी थे आज सबसे भरोसेमंद रक्षक बन गए। यह बदलाव नेतृत्व की दूरदृष्टि और करुणा का प्रमाण है। अगर आपको भी यह प्रेरणादायी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।